चलिए, हम लोग को पढ़ना था प्रजनन तंत्र, जनन तंत्र, मानव में जनन तंत्र। चैप्टर का नाम क्या था? मानव में जनन तंत्र। तो बहुत प्यार के साथ, बहुत अच्छे तरीके से मानव जनन तंत्र को समझने का एक एक बच्चा आप प्रयास कीजिए। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये 12th क्लास का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है मानव जनन तंत्र। और अगर 10 क्लास की भी बात करेंगे तो 10 का भी ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है। दोनों क्लासों को पढ़ना है तो ये जो बायोलॉजी का ये जो महत्वपूर्ण चैप्टर मानव जनन तंत्र किसी क्लास का नहीं रह जाता। और क्लास की अगर बात करेंगे तो ये 10 क्लास में भी पढ़ना है और 12 क्लास के भी बच्चों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप सभी वीडियो देखने वाले को बिट्टू सर का बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। सावन के इस महीने में अब हम लोग पढ़ रहे हैं मानव जनन तंत्र। आप लोग यहां पर हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहां पर हैं। और इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ठोस बातों को जिसको जानना है आपको बहुत जरूरी है कि मानव जनन तंत्र में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये जो चैप्टर होगा जिसका नाम होगा मानव जनन तंत्र। हमने एक बात लिखी है कि मानव जनन तंत्र के पढ़ा रहे हैं, यानी कि सूक्ष्मजीव के जनन तंत्र की चर्चा नहीं करेंगे, पादप के जनन तंत्र की चर्चा नहीं करेंगे। हम उस जनन तंत्र की चर्चा करेंगे जो मानव का है। और याद रखिएगा, कोई भी मानव है, अगर आप मानव हैं तो उसमें किसी भी मानव में वह एक ऐसा जीव है जो एक लिंगी है। कैसा जीव है? एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब होता है कि एक लिंग निर्धारण करने वाला, एक लिंग रखने वाला, उसी को कहते हैं एक लिंगी, है ना। तो एक लिंगी जो जीव है, जैसे या तो नर होगा तो नर का लिंग होगा उसके पास, मादा होगा तो मादा का लिंग होगा उसके पास। बाकी जो थर्ड जेंडर के रूप में आते हैं उनको हम अलग से हम पढ़ाएंगे, जिनमें जनन तंत्र की प्रक्रिया नहीं होती है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, इसमें एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। नर बोले तो पुरुष, मादा बोले तो स्त्री। यानी कि नर को अंग्रेजी में कह सकते हैं मेल और मादा को कह सकते हैं फीमेल। आप ऐसा पढ़ लीजिए कि आप दूसरे को भी पढ़ा सके, है कि नहीं? जरूरत पड़ेगा तो आप दूसरे को भी पढ़ा सके, उस ख्याल से हर एक बात को पढ़िए। आप मत पढ़िए एक स्टूडेंट बन करके, बल्कि एक पढ़िए ऐसा जैसे लगे कि आप टीचर हैं और कल ही हमको किसी का क्लास लेना है। ऐसा करने से होता क्या है कि आपके दिमाग में हर वो चीज बनेगा, है ना, लगेगा कि बच्चों को बताना है तो हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान लगा करके, है कि नहीं। और विद्यार्थी बन करके पढ़िएगा तो मालूम चलेगा कि आधे चीज समझ में आया और आधा चीज आप लोग भूल गए। तो इसलिए हर एक चीज को आप बढ़िया से पढ़िएगा। नर हो या मादा हो, सारे के सारे कैसे हैं? एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी। हम लोग द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंग का मतलब होता है कि एक ही चीज में, जैसे पुष्पों में, है ना, पुष्पों में आप देखिएगा कुछ पेड़ पौधों की जो पुष्पें होती हैं उसमें जो है से पुरुष का भी गुण पाया जाता है और महिला का भी उसमें गुण पाया जाता है। यानी कि उसमें अंडाणु भी पाए जाते हैं, अंडाशय भी पाए जाते हैं, है कि नहीं। और उसमें क्या होते हैं, आपको पुमंग और पुमंग भी पाए जाते हैं, है कि नहीं। पुमंग वगैरह सब पढ़े होंगे, पुंकेसर सब पढ़े होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वर्तिका में और अंडाशय में जाकर के निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये सब चीज बात को जानते हैं। तो उनमें दोनों चीज द्विलिंगी हैं, लेकिन हम लोग कैसे हैं? एक लिंगी हैं, है ना। जैसे पुरुष है तो उसमें माने पुरुष है वो, मादा है तो मादा है वो। तो ये जो बात आप लोगों ने समझा मेल और फीमेल में, तो मेल और फीमेल में इस बात को समझिएगा कि जितने भी मेल होते हैं उनमें स्पर्म पाए जाते हैं। स्पर्म बोले तो उसको कहते हैं शुक्राणु। देखिए, शुक्राणु अलग मैटर है और वीर्य का बनना एक अलग मैटर है। वीर्य कब बन जाता है ये भी पढ़ा देंगे हम। उसमें कुछ और चीज पदार्थ मिलते हैं तब जाकर के वे वीर्य का निर्माण करते हैं। ऐसे आप जान लीजिए कि ये क्या है? शुक्राणु का, है ना, द्योतक है। ये शुक्राणु बाहर निकालते हैं कौन? नर। जबकि अगर मादा की बात करेंगे तो मादा में पाया जाता है ओवम।
ओवम बोले तो अंडाणु, ओवम बोले तो अंडाणु। अगर यहां से एक बात करेंगे तो आपको इसी चीज को बोला जाता है गैमेट। क्या बोला जाता है? गैमेट। तो यानी कि गैमेट जो है दोनों में पाए जाते हैं, गैमेट दोनों में पाए जाते हैं। गैमेट दोनों में पाए जाने का मतलब क्या है? अगर नर में पाया जाएगा तो इसको मेल गैमेट कहेंगे, अगर वही चीज मिस्त्री में पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट। गैमेट जो होता है ना, मेल गैमेट में उस चीज को बोलते हैं शुक्राणु, और फीमेल गैमेट में उसी चीज को बोलते हैं अंडाणु। यानी कि गैमेट दोनों में है। गैमेट अगर नर में रहेगा तो उसको नर गैमेट बोलेंगे, माने मेल गैमेट बोलेंगे। गैमेट का अगर हिंदी पढ़ना चाहिएगा तो इसका हिंदी होता है युग्मक। क्या होता है? युग्मक। क्या होता है इसका हिंदी? युग्मक। अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे नर जुग्मक, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? मादा युग्मक। तो नर जुग्मक में आपसे कोई पूछेगा कि नर जुग्मक में कौन सा चीज आता है, तो स्पर्म, और मादा जुग्मक में क्या चीज आता है, तो ओवम, माने अंडाणु। क्या आता है? अंडाणु। सीधा बैठ जाइएगा। तो ये हो गया जुग्मक। और जब निषेचन की प्रक्रिया होती है ना, जब ये आपस में मिलते हैं शादी विवाह के बाद, जब है ना नर और मादा आपस में संभोग की क्रिया करते हैं, तो संभोग के पश्चात क्या होता है कि यह जो गैमेट है यानी कि स्पर्म, और ये जो फीमेल गैमेट है यानी कि ओवम, आपस में यहां पर क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो जब जुग्मक अकेले है तो जुग्मक है ही, है कि नहीं? शुक्राणु और अंडाणु अलग अलग जुग्मक है, लेकिन दो जुग्मक आपस में निषेचित होते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया में निश्चित है कि नर जुग्मक और मादा जुग्मक अलग अलग ही होंगे, है कि नहीं? ये अलग अलग है, लेकिन जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो वो क्या हो जाएंगे? साथ में हो जाएंगे, एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे, है कि नहीं? जब दोनों जुग्मक आपस में निषेचित करेगा तो यह प्रक्रिया जो है से जुग्मनज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? युग्मनज। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मनज। और यह अब गैमेट नहीं रह जाएगा। जुग्मनज को अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। यानी कि अब ही बना देगा क्या चीज? जुग्मनज। जुग्मनज की प्रक्रिया में हुआ क्या चीज के? स्पर्म जो आया ऐसे और अंडाणु जो आया ऐसे, ये दोनों आपस में क्या हो गए? निषेचन की प्रक्रिया कर लिए, फर्टिलाइजेशन कर लिया, आपस में मिल गए, और इसी मिलने की प्रक्रिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जुग्मनज, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्लियर हो गया? तो यहां तक का अगर आप मैटर समझ लिए होंगे तो अब हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग नर जुग्मक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं? नर जुग्मक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उस नर जुग्मक का मतलब क्या है कि नर माने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि है ना नर जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र। पहले हम लोग जनन तंत्र पढ़ लेते हैं पुरुष का, उसके पूरे अंगों को निहार लेते हैं, पूरे अंदर में किस तरह से वो काम करता है उसको पढ़ लेते हैं, और फिर एक बार मादा का पढ़ लेते हैं। तो नर और मादा अलग अलग अगर हम लोग पढ़ लेंगे तब जाकर के यहां पर यह निषेचन की प्रक्रिया करा करके जो बच्चे का जन्म होगा वह बच्चे के बारे में हम लोग फिर बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र। आपको आता है? क्वेश्चन दे देगा कि नर जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। समझे कि नहीं? याद दे दिया कि मादा जनन अंग है ना बना करके उसका चित्रानुसार जो है सर नामकरण करते हुए इसके बारे में चर्चा कर दीजिए, है कि नहीं? तो अब जैसे नर जनन तंत्र से कुछ जो है से हार्मोन्स बाहर निकलेंगे, है ना, वो सब सारे चीजों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, और हम आपको फिगर से हम सारे चीजों को पढ़ाना चाहते हैं। और सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, जिसका नाम होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल से हो गया नर, इसका हो गया जनन, और सिस्टम मीन्स होता है तंत्र। यानी कि अगला जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलेंगे नर जनन तंत्र। क्लियर हो गया? तो सभी चीजों को ध्यान से समझने के लिए हम आपको फिगर की ओर ले चलते हैं, और जैसे ही हम लोग फिगर में आते हैं
तो आप देखिए आपके सामने इस बोर्ड पर यह फिगर आपको दिखाई दे रहा है, और यह जो फिगर है यह नर जनन तंत्र का एक मैंने फिगर हमने ले आया है आप लोगों को पढ़ने के लिए, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अब देख लीजिए यहां पे सारे आपके फिगर बनाए हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से फिगर का निर्माण करना होगा और बारी बारी से इस चीज को हम लोग समझेंगे, पूरे अंगों को ध्यान से समझेंगे। पूरे अंगों को ध्यान से समझने से पहले 2-3 बातों का अध्ययन हम लोग दिमाग में रखेंगे, है ना। कुछ अंगों की पहचान करेंगे, और आप जैसा कि देख रहे हैं ये अंदर का भाग है और सब अंग का नाम लिखा हुआ देखे। ये है मूत्राशय। मूत्राशय कहते हैं जहां पे मूत्र आकर के, है ना, रहता है। मूत्र की एक थैली होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूत्राशय, है ना। उसको बाहर निकालने का जो देखिएगा, यह मूत्राशय जो है इस लिंग से देखिएगा, इसका रास्ता बनाया हुआ है, देखिए कैसे करके ये बाहर निकलता है। यानी कि मूत्र को बाहर निकालने का यह क्या है, रास्ता है। जिस रास्ते से पेशाब को हम लोग बाहर निकालते हैं, है ना, उस रास्ते को क्या बोला जाता है, पेनिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस। तो याद रखिएगा पेनिस है ये, है ना। पेनिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, शिश्न कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पहले से इसका नाम इसमें लिखा हुआ था, इसको आप मैंने हटा भी सकते हैं, यानी कि यहां पर लिख देते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके कि ये क्या है, तो पेनिस है। पेनिस मीन्स क्या होता है, शिश्न। एक एक नाम हम लोग समझते चलेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए पेनिस का काम है, 2 तरह का काम है। ये जो पेनिस आप लोग देखे हैं, ये जो है इसका 2 तरह का काम है। एक काम क्या है, ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले आपने देखा कि इस मूत्र को यह बाहर निकालता है। यह क्या करता है, मूत्र को बाहर निकालता है। कहीं से कट छट नहीं न रहा है, चलिए। तो ये मूत्र को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। दूसरा इसका काम है, आप देखिए यहां पे, सर ये रास्ता तो मूत्र निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए तो यही रास्ता तो यहीं भी आया है ना, यहां पे आया है, यानी कि वृषण। यहां पे क्या देख रहे हैं, वृषण है, और इस वृषण में ही शुक्राणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु। यानी कि शुक्राणु इसी रास्ते से आते हैं और ऐसे करके बाहर निकलते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह न सिर्फ मूत्र को बाहर निकालता है, बल्कि यह हमारे शरीर के शुक्राणु को भी बाहर निकालने का एक रास्ता है। यानी कि शुक्राणु भी इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं, आपके गिरज बन करके बाहर निकलते हैं, और आपका पेशाब भी इसी रास्ते से बाहर निकलता है। यानी कि आप पूरी बढ़िया तरीके से पेनिस को आप लोगों ने समझ लिया है, कोई दिक्कत। अगर आप पेनिस को अगर बढ़िया से समझ लिया है, सर यह करता क्या है कि ये मूत्र और शुक्राणु को बाहर निकालता है, साथ ही महिलाओं की योनि में यह शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य करता है। यह एक ऐसा पाइप है, यह एक ऐसा चीज है जो आपके शुक्राणु को सही जगह पर, यानी कि मादा के, है ना, मादा में जो है से पहुंचाने का यह एक रास्ता है। इसका और कोई विशेष कार्य नहीं है। मूल जो कार्य हम लोग देखते हैं शुक्राणु बनने का, बात समझ में आ रहा होगा आपको। जो मूल कार्य है, जो जहां पे शुक्राणु बनता है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शुक्राणु जो बनता है, तो यहां पर आप देखिएगा एक ऐसा करके फिगर बनाया हुआ है। एक ऐसा करके क्या बनाया हुआ है, फिगर। तो ये क्या है, ये जो फिगर आप जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं इसको, वृषण। अगर हम लोग अंग्रेजी की चर्चा करेंगे तो इसी वृषण को हम लोग कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस। इंग्लिश नेम में अगर बात करेंगे तो इसको कहते हैं टेस्टिस। और इस टेस्टिस में शुक्राणु बनता है। क्या बनता है, शुक्राणु। आपको यहां पे ही क्या बनेगा, शुक्राणु। लेकिन यहां पर जो शुक्राणु बनेगा, उस शुक्राणु में यह क्षमता नहीं होती है कि यह बच्चे को जन्म दे सके। बात समझ आ रही है। इस शुक्राणु में यह क्षमता होती है, नहीं होती है कि यह बच्चे को जन्म दे सके। यानी कि यहां पर जो शुक्राणु बनेगा वह अवयस्क शुक्राणु होगा। कैसा शुक्राणु होगा, अवयस्क शुक्राणु होगा। यानी कि यहां का शुक्राणु जो है से व्यस्क नहीं होगा। तभी आप देखेंगे
कि ठीक इसके बगल में, आप यहां पे देखिएगा कि ठीक इसके बगल में आप एक और देखिएगा कि शुक्राणु का ही भाई की तरह लग रहा है। तो ये है वृषण। तो इसको हम लोग कहेंगे अधिवृषण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिवृषण। इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए यहां पे हम थोड़ा सा लाते हैं, ये जो है भाग इसको बोलते हैं अधिवृषण। इसको क्या बोलेंगे? अधिवृषण। और अधिवृषण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एपिडर्मिस। हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। याद रखिएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो त्वचा का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, समझे कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस, यानी कि हो गया अधिवृषण। जब यहां पे शुक्राणु का जो निर्माण होगा, जब यहां पर शुक्राणु आएंगे, तो यह शुक्राणु फिर से इस रास्ते से, देखिएगा यहां से एक रास्ता बना हुआ है, आप देखिएगा ऊपर में गैपिंग्स होगा, इस रास्ते से अब शुक्राणु कहां चले जाते हैं? अधिवृषण में, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहा? एपिडर्मिस कहा। जब इसमें ये जाएंगे तो यहां पर जो शुक्राणु होंगे, यहां पर जो शुक्राणु होंगे वह वयस्क हो जाएंगे। कैसे शुक्राणु यहां पर आएंगे? वयस्क शुक्राणु। आप देख सकते हैं बढ़िया से, यहां पर जो शुक्राणु आएंगे वह कैसे शुक्राणु हो जाएंगे? वयस्क। ऐसे शुक्राणु होंगे जिससे बच्चे की उत्पत्ति हो सके, नए शिशु की उत्पत्ति हो सके। क्लियर हो गया इस मैटर से? तो ये जो शुक्राणु हैं, अब नए बच्चे को जब जन्म देने के लिए ये तैयार हो चुके हैं, यानी कि अब ये शुक्राणु क्या हो चुके हैं? वयस्क हो चुके हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए एक बात और समझना पड़ेगा कि यहां पर शुक्राणु आपको आ गए कैसे, जो संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे जो वृषण को रखने वाला जो जगह है, जो वृषण को बड़ी संजोग करके रखा है, और वृषण जो होता है यानी कि टेस्टिस जो होता है, नर शरीर के बाहर में स्थित रहता है। नर शरीर के कहां स्थित रहता है? बाहर में। यह एक हमारे शरीर का ऐसा पार्ट है कि नहीं, जिसको हम लोग बाहर रखते हैं, शरीर के अंदर में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि शुक्राणु का हमारे शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसको हम फॉरेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है हमारे शरीर का टेम्परेचर। चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, हम लोग समतापी जीव हैं। हमारा जो है टेम्परेचर मौसम के अनुसार नहीं बदलता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है? वैसे जो जिनका शरीर का टेम्परेचर मौसम के अनुसार बदल जाए वो विषमतापी जीव हैं। लेकिन हम लोग कैसे जीव हैं? समतापी जीव हैं। हमारा एक समान टेम्परेचर है, चाहे खूब ठंडा पड़ेगा तो यो हमारे शरीर का टेम्परेचर वही होगा, है ना? नहीं भी मैंने बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो थोड़ी है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान हो जाएगा आपके शरीर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है कि नहीं? 40 डिग्री होगा, 1 डिग्री बढ़ेगा तो आप ऊपर चल जाइएगा, समझे? 1 डिग्री तो बर्दाश्त कीजिएगा, 2 डिग्री बढ़ जाएगा तो एकदम में निश्चित है कि मरना है आपको। आप जो कहते हैं कि 102 बुखार हो गया, ये फॉरेनहाइट में न बोलते हैं जी, समझे कि नहीं? डिग्री से फॉरेनहाइट में बदलने का आप लोगों ने पढ़ा होगा इस बात को। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान में आपका शरीर एकदम कांपने, माने एकदम जलने लगता है, समझे कि नहीं? तो हम लोग समतापी जो है उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर हमारे शरीर का तापमान है, उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है ना? इसको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, लेकिन बहुत कम भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि पूरा शरीर बने एकदम ठंडापन चाहिए, नहीं। करीब करीब इसका टेम्परेचर हम लोगों को 30 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत हर स्थिति में इसको चाहिए। लेकिन शरीर का टेम्परेचर हमारा कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसी स्थिति में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। तब वह हमारा जो हाइड्रोसिल जिसको आप कहते हैं, वृषण जिसको कहते हैं, वृषण कोष जिसको कहते हैं, वो हमारे शरीर के अलग पाया जाता है और वहां पर उसके लाइक टेम्परेचर होता है। और उसके लाइक जब टेम्परेचर होता है तब जाकर के शुक्राणु का निर्माण होता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि आपके शरीर में, नर के जो जनन तंत्र में वृषण सबसे महत्वपूर्ण है, यह शरीर के बाहर क्यों पाया जाता है? तो इसका यही सबसे बड़ा वजह है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सीधा बढ़ जाइए, समझ में आ गया सबको? तो अब ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर हुआ। अब देखिए सीधा सी बात, अब यहां से एक देखिएगा रास्ता है, एक रास्ता बना हुआ है। देखिए यहां से, इसी से एक रास्ता गया है, ऐसे देख रहे हैं आप लोग,
इसी से यहां से जैसे ही यहां से निकलेगा तो एक रास्ता, देखिए यहां से एक रास्ता है, दिखाई दे रहा है रास्ता आपको? तो यहां से जिस रास्ते से ये जा रहा है, तो अब इस बात को समझिए, यहां से क्या जाएगा बताइए आप लोग, यहां से क्या जा रहा है? तो शुक्राणु जा रहा है, यानी कि यह रास्ता किसका जाने का है? शुक्राणु के जाने का है। समझ में आ रही है बात? तो शुक्राणु जिस रास्ते से जाएगा, तो देखिए जाने का मतलब क्या होता है? जाते हैं क्या चीज, जैसे देखिए आपको यहां से गया जाना है, तो आप जब यहां से गया जाइएगा तो आप किसी न किसी वाहन का प्रयोग कीजिएगा, और जिस वाहन का प्रयोग कीजिएगा उसी का नाम लिख कर वाहन बताइएगा, है कि नहीं? आप अगर ट्रेन से जाते हैं तो आपका जो है से रेल वाहन हो गया, बस वाहन हो गया, कार वाहन हो गया, या आप कह सकते हैं एरोप्लेन आपका वाहन के तौर पर काम करता है। और वाहन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जो भी चीज है उसको वाहन कहते हैं। और जैसे जैसे वो जाएगा वही क्या कहलाएगा? वाहिनी। तो अब देखिए ये जो है से शुक्र को यहां से उठाता है और इस रास्ते ले जाता है, तो शुक्र को ले जाने वाले जो वाहन है उसको हम लोग बोलेंगे शुक्र वाहिनी। क्या बोलेंगे? शुक्र वाहिनी। क्या बोलेंगे इसको? शुक्र वाहिनी। तो यानी कि इस रास्ते से देखिए जा रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुक्र वाहिनी। देख रहे हैं कि नहीं? शुक्र वाहिनी है, ये रास्ता क्या है? शुक्रवाहिनी है। और शुक्रवाहिनी जा करके आप ठीक देखिएगा कि सबसे पहले ऐसे ही नहीं चल जाता है, ये यहां पर आकर के इसको रुकने का जगह बनाया गया है। यानी कि यहां से शुक्राणु बाहर निकलेगा, किस रास्ते से? शुक्रवाहिनी के माध्यम से। तो यह जाकर के यहां पर जमा होगा, और जहां पर कोई चीज रहता है, जिसका घर होता है, उसका आशय कहलाता है। इसलिए इस घर को शुक्र रहने वाला है, आया है यहां पर, तो इस घर को हम लोग क्या कहेंगे? शुक्राशय कहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्राशय। आ रहा है समझ में सबको? थोड़ा समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा। यहां से सबसे पहले शुक्राणु बन गया, शुक्राणु रास्ते से बाहर निकला, जिसको हम लोगों ने कहा शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी से होते हुए जहां पर आकर के रहेगा, ठहरेगा, खाएगा, पिएगा, पूरा मजेदार तरीके से बनेगा, है ना, यह परिपक्व होगा, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? शुक्राशय। यानी कि शुक्र जोड़ आशय, शुक्राणु प्लस आशय, जहां पर शुक्राणु का घर है उसी को क्या बोलेंगे? शुक्राशय। समझ में आ गया बात सबको? इसको क्या कहेंगे? शुक्राशय। अब यहां पर थोड़ा सा शुक्राशय को रेस्ट करने दीजिए। समझ में आ गई बात? अब थोड़ी सी कुछ बातों को और ध्यान से समझिए। अभी आप लोगों ने 2-3 बातों को समझा। ये मूत्र मार्ग समझ लिए, शिशन समझ लिए, आप जो है से आप वृषण समझ लिए, अधिवृषण समझ लिए, वृषण कोश समझ लिए, आपने समझा शुक्रवाहिनी समझ लिए, शुक्राशय समझ लिए। इतना तक का बात समझ में आ गया ना? तो नर के इतना पाठ को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया। आप इतना बढ़िया से समझ रहे हैं कि आप दूसरों को समझा सकते हैं। क्या जी गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सीधा बढ़ जाइए ना। जैसे पढ़ रहे हैं जनन तंत्र और लग रहा है कि माछी मारने जैसे बैठा हुआ, थोड़ा सा अलग अलग बैठे, थोड़ा फुर्ती में आइए। अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा फुर्ती लाइए शरीर में, तो जवानी लाइए, है कि नहीं? तो थोड़ा सा लगे कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, ये नहीं समझिएगा कि हम बैठ करके रामायण कह रहे हैं बूढ़ा लोगों को, है कि नहीं? देखिए जवानी और बुढ़ापा में अंतर क्या है? उम्र से जवानी और बुढ़ापा नहीं आता है। आपकी सोच अगर आपकी सोच में अगर बचपना नहीं है तो आप बूढ़े हैं, और आपकी सोच में बचपना है, आपकी सोच में जवानी है, आपकी सोच ऐसी है जैसे लगता हो कि आप एकदम करंट की तरह सोचते हैं, तो आप जवान हैं। इसीलिए कहा जाता था किनको? अन्ना हजारे को, कि ये 80 वर्ष के तो थे लेकिन 80 वर्ष में भी नौजवान हैं। और आजकल के नौजवान उम्र में तो कम हैं, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष के हैं, लेकिन उनका सोच इतना घटिया है कि 10 बजे रजाई तक, है ना, एसी के रूम में सो करके रखते हैं और उठते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो जो है
30 वर्ष का बूढ़ा आदमी है। वो क्या है? 30 वर्ष का बूढ़ा। जैसे आप ही लोग 18 वर्ष 20 वर्ष का जवान नहीं है, बूढ़ा है। समझ में आ रही है बात ना? जवान के झुकल रहता है, सीना टाइट रहता है, टाइट है ये ना, ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे हो, ऐसे कुबर हो, पिठिया निकल जाएगा कुछ दिन में। अब कोई ब्याह करेगा तुम लोग से? जाने कोढ़िया से के विवाह करेगा? अरे शरीर का ये जो है ऐसे में रहना चाहिए जी, है कि नहीं? ऐसे रहिए तो बाघ जैसा लगेगा, ऐसे लगे तो गिद्दर और सियार जैसा लगेगा, है कि नहीं? सीधा बैठो बोले, कमरे में सीधा हो रहा है कमर, सीधा हो रहा है कमर तुम्हारा, तो सीधा कमरा नहीं हो पाएगा क्या चीज? बहुत पढ़ाई करने के लिए आपको हम पढ़ाए ना, पढ़ाई करने के लिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इतना मजबूत होना चाहिए। सबको थोड़ी पढ़ सकता है, सबको के पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया है, याद रखिएगा। आप इतना बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको थोड़ी पढ़ने आए हैं, कुछ दिखाने आए हैं, कुछ वास्तव में अपनी गरीबी को दूर करने आए हैं, कुछ आए हैं कि कहे भगवान कैसे हम खाली पास करते जाए, ब्याह शादी हमारा हो जाए, इसके लिए भी आए हैं। कुछ वास्तव में ऑफिसर बनने आए हैं। तो हर एक ढंग का बच्चा है इसमें, और सारे के सारे सफल होते भी नहीं। सबके सब सफल हो जाएगा तो हम ऐसे रहते? हमारे आगे पीछे 20 पत्रकार चलता है कि नहीं, कि यहां खाली टच का जाने से बच्चा अफसर बन जाता है। तो ऐसा थोड़ी होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य अच्छा है, बहुत सारे बच्चों का भविष्य खत्म है। अब मुझे आइए रहा है कि ना हम खाली दिखाने आ रहे हैं समाज को, तो क्या पढ़ेगा? वो पढ़ेगा नहीं। तो बहुत सारे बातें हैं आपके बीच में। चलिए आगे देखिए, यहां तक की बात आप शुक्रासन तक की समझ लिए। अब जरा हम उन बातों को ध्यान देंगे, कुछ ग्रंथि भी है इसमें, कुछ आपको ग्रंथि भी नजर आएगा। देखिए यहां पर एक ग्रंथि आपको दिखाई दे रहा होगा, और देखिएगा इसके ठीक बगल में लिखा हुआ है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या लिखा हुआ है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, इस बात को समझिएगा। आप जरा सा देखिएगा कि यह प्रोस्टेट ग्रंथि, दो रास्ते इसमें से निकल रहे हैं। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से दो रास्ते आ रहे हैं। एक देखिएगा मूत्राशय का भी रास्ता प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए आ रहा है, और एक देखिएगा शुक्राशय का भी रास्ते में प्रोस्टेट ग्रंथि लगा हुआ है। यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों रास्तों में है, मूत्राशय के भी रास्ते में है और शुक्राशय के भी रास्ते में है। दिखाई दे रहा है आपको फिगर से? अंधा भी देख ले, देखिए ध्यान से, है कि नहीं है? तो सबसे पहले ये प्रोस्टेट ग्रंथि है क्या चीज, इस बात को समझिए। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि आप जो देख रहे हैं, जब आप पेशाब करने जाते हैं, पेशाब जब आपको लगता है, तो पेशाब जब कीजिएगा तो इस शुक्राशय को रास्ते को बंद कर देगा। शुक्राशय के रास्ते को क्या कर देगा? बंद कर देगा। यानी कि सिर्फ आपके रास्ते इधर से आएगा, जो पेशाब है आपका ये सीधे बाहर निकल जाएगा। शुक्राशय का रास्ता क्या हो गया? बंद। यानी कि आपका शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया? जब आप संभोग की क्रिया कर रहे होते हैं, उस स्थिति में जब आप निषेचन की क्रिया में लगे हुए रहते हैं, उस क्रिया में जब शुक्राणु को शुक्राशय से बाहर निकलना होता है, तो ये पेशाब के रास्ते को क्या कर देता है? बंद कर देता है, और यहां से इसको रास्ता दे देता है। जस्ट लाइक ट्रैफिक पुलिस है ये क्या है? ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस समझते हैं ना? वो सिटी बजाएगा फुर फुर, स्टॉप, आइए, है कि नहीं? बस एकदम समझिए, मूत्र उधर, स्टॉप, शुक्राणु आइए तो सीधे, है कि नहीं? और जैसे ही शुक्राणु को निकाल दिया, स्टॉप, आइए, चलिए तो निकलिए, तो इसे पेशाब जितना भी करने वाला आ रहा समझ में? बस यही इसका काम है। किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड। यह खूब शानदार एकदम ट्रैफिक पुलिस है, जिसका कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के पास। किसके पास है? ब्रेन के पास। सुनाई दे रहा है सबको? तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपने समझा, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ चीज पाए जाते हैं। सबसे पहला देखिए, इससे क्या होता है? इससे फ्रक्टोज निकलता है। क्या निकलता है? फ्रक्टोज।
निकलता है। और फ्रक्टोज क्या करता है कि इस शुक्राणु में जाकर के मिल जाता है। इसमें से जो फ्रक्टोज निकलता है, किससे? प्रोस्टेट ग्लैंड से। ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्रक्टोज निकलेगा, ये फ्रक्टोज को दे देगा इसमें, ये फ्रक्टोज को दे देगा इसमें, और सारे शुक्राणुओं के पास उसको फ्रक्टोज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा शुक्राणुओं को? फ्रक्टोज। सर फ्रक्टोज करता क्या है? देखिए, आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा शुक्राणु को। तो शुक्राणु में आप देखिएगा कि दो चीज होते हैं। जो आगे इस तरह से जो चित्र बनाए हैं हम, तो ये जो है ये हेड है, और इसके सीधे क्या है? इसके पीछे पूंछ लगा हुआ है, यानी कि टेल है। समझे कि नहीं? आपको जीव की नई उत्पत्ति करने के लिए शुक्राणु को हेड की आवश्यकता है, यानी कि इस हेड से तय होगा कि बच्चा होगा या बच्ची होगा। समझे कि नहीं? लेकिन टेल क्या करता है? टेल जो है इस शुक्राणु को गति प्रदान करता है। इस शुक्राणु को क्या करता है? गति प्रदान करता है। तो अब तक जो शुक्राशय में आए शुक्राणु हैं, उनमें कोई गति नहीं है। हेड है, टेल है, लेकिन गति प्रदान तब होगा जब उसमें फ्रक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रक्टोज। और जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला फ्रक्टोज इस शुक्राणु को मिलेगा, तो इसमें जान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जान आ जाएगा। अब यह दौड़ने के लिए, यानी कि है ना, दौड़ में भाग ले सकता है कि नहीं? जब यह योनि में जाता है, यह जब योनि में जाता है ना शुक्राणु, तो इन लोगों के मध्य जो है प्रतियोगिता होती है दौड़ का। किसकी प्रतियोगिता होती है? दौड़ का। और जो शुक्राणु सबसे पहले अंडाणु के साथ मिलता है, वही शुक्राणु के साथ निषेचन की प्रक्रिया अंडाणु की हो जाती है। तो इसलिए माने मादा में इन लोगों की प्रतियोगिता होती है दौड़ की। उस दौड़ के लिए इनके तेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रक्टोज का होना बहुत जरूरी है, और वह फ्रक्टोज कहां से मिल जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। क्लियर हो गया? यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आ रही है बात ना? अगर यहां तक की बात को समझ लिए, तो इस बात से हम थोड़ा सा आगे और बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए ध्यान से, प्रोस्टेट ग्लैंड अगर किसी व्यक्ति का खराब हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड किसी व्यक्ति का खराब हो जाएगा, तो याद रखिए ये फ्रक्टोज निर्माण करने में अक्षम हो जाएगा। और जब फ्रक्टोज नहीं मिलेगा, तो शुक्राणु तो आपके शरीर में बन रहे हैं, लेकिन कोई लायक नहीं है, कोई लायक नहीं है, क्योंकि उनमें गति प्रदान नहीं होगा। साथ ही यहां पर जो कंट्रोलिंग पावर है, जैसे अगर ट्रैफिक पुलिस का दिमाग खराब हो जाए, इधरहू वाला का इशारा कर दिया, इधरहू वाला का इशारा कर दिया, अब बीच में सब मोटरसाइकिल और कार अपने में क्या हो गया? जाम लग गया, टकरा गया। होगा कि नहीं होगा? तो वो क्या है? इसका मतलब है कि ट्रैफिक पुलिस का दिमाग खराब हो चुका है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का दिमाग खराब हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड समाप्त हो जाएगा, तो इसको पता नहीं चलेगा कि कब हमको कने के रास्ता बंद करना है। बस ये क्या करेगा? ये अपना अस्थिर खड़ा हो जाएगा, पेशाब लगेगा तो पेशाबों को बाहर निकाल देगा, शुक्राणुओं को भी बाहर निकाल देगा। जब पेशाब कर रहे हैं तो दोनों चीज बाहर निकल जाएगा, बिना मतलब कि आपके शरीर में हरासमेंट पैदा हो जाएगा। या इसी की गड़बड़ी से आप रात में चक्कर पकड़ लाल हरा पीला ब्लू दिमाग में बनाए, अब मालूम चला कि आपका पूरा का पूरा हरा हरा करके रास्ते में गिर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट फॉल होना। आ गया समझ में? है ना? ये क्या हो गया? सुबह उठ के देखे हैं तो बड़ा खतरा मंडरा रहा, पूरा पैंट शर्ट सब गंदा फंदा होकर बैठा हुआ है। समझ में आ गई बात ना? उसको बोलते हैं कि बीमारी है नाइट फॉल की बीमारी। नाइट फॉल की बीमारी में आपका समझ लीजिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो चुका है ना? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो चुका है? खराब हो चुका है।
इसमें से एक पदार्थ निकलता है जो क्षारीय द्रव्य है। क्या है? क्षारीय पदार्थ। क्या निकलता है इसमें से? क्षारीय पदार्थ। देखिए, अब इसमें से क्षारीय पदार्थ जो निकलेगा वह क्षारीय पदार्थ क्या है? द्रव्य है। यह क्यों निकलता है क्षारीय पदार्थ ही? तो आप जानिए। देखिए, स्त्री का जो वेजिना होता है, स्त्री का मादा का जो अंग होता है, समझे कि नहीं, वह अंग में, वेजिना में जो पदार्थ पाए जाते हैं वह अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो महिलाओं में अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं, उनके जनन अंग में अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। और अम्ल को शांत करने के लिए क्षार की जरूरत होती है। और अम्ल और जब क्षार आपस में मिलेंगे तो वह उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। मालूम चलेगा कि हम लोगों के अंदर में क्षार, उन लोगों में क्षार, महिलाओं के वेजिना में भी क्षार, तो वो विस्फोट हो जाएगा और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। सारे के सारे शुक्राणु मर जाएंगे। सारे के सारे शुक्राणु क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसीलिए याद रखिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड में जो क्षारीय पदार्थ द्रव पाया जाता है, यह ऐसा इसलिए है ताकि महिलाओं के योनि में, महिलाओं के वेजिना में, महिलाओं के मादा के जनन तंत्र में अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। और अम्लीय पदार्थ जो हैं वो बहुत अच्छे से क्षारीय पदार्थ का ग्रहण कर सकते हैं। समझे कि नहीं? और जब क्षारीय पदार्थ को माने ग्रहण जब करेंगे वो, तब जाकर के शुक्राणु आपका नष्ट नहीं होगा और शुक्राणु अपनी कार्यविधि करेंगे। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपके शुक्राणु नष्ट न हो। आ गया समझ में? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जो आपका शुक्राणु है वह क्षारीय द्रव्य है। और यह क्षार जब अम्ल के साथ मिलता है तो शुक्राणु नष्ट नहीं होते हैं और शुक्राणु अच्छे से काम करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। यानी कि हम यहां पर क्षारीय द्रव्य है और कोई बच्चा पूछ दिया तो कहां लिखेंगे? एक बगल में लिख दे, थोड़ा सा छोटा छोटा करके। देखिए, इसको हम लिख देते हैं यहीं पर। क्योंकि स्त्री के वेजिना से अम्लीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। अम्लीय पदार्थ बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। समझ में आ रही है बात? अम्लीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब देख लीजिए, ऐसा क्यों होता है? ताकि शुक्राणु नष्ट न हो, ताकि शुक्राणु नष्ट न हो। आ गया समझ में? ताकि शुक्राणु नष्ट न हो। यहां तक मैटर समझ में आ गया? अगर ये प्रोस्टेट ग्रंथि कमजोर हुआ तो आपको एक बीमारी होगी जिसका नाम है नाइट फॉल। रात में ही शुक्राणु, है ना, आप दूसरा बात सोच लीजिएगा और रात में ही क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा और आप प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाइएगा। यहां तक आ गया समझ में? चलिए, अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से। आपने इस फिगर को भी समझ लिए, इसको भी समझ लिए, इसको भी समझ लिए, सर इसको भी समझ लिए। अब देखिए, यहां किडनी से, यहां पे देखिएगा, यहां पे कैसे पेशाब आता है, तो किडनी से इधर किडनी का फिगर बना। जब किडनी पढ़ाए होंगे तो समझाए भी होंगे, समझाए है ना? तो यहां से फ्रेश हो करके यहां पे मूत्राशय आ जाता है, ठीक है ना? यूरिया बनाते हुए यहां पर आता है और बाहर निकाल देते हैं। यूरिया अगर थोड़ा देर जम जाएगा तो क्या बना देगा? अमोनिया। क्या बना देगा? अमोनिया। समझे कि नहीं? तो यहां पर इसलिए इसको दिया हुआ है और यहां पर आकर के जमा होता है। सर, इसमें एक ये वाला जो अंग है इसको अभी तक नहीं पढ़ाए हैं। फिगर में देखिए ना, यहाँ पे बाकी है ना, चीज है, इसका कहीं नमो नहीं लिखा हुआ है। बाकी सबका नमो लिखा था, इसका नमो नहीं लिखा हुआ। ये है क्या चीज? चलिए इसको समझ लेते हैं बढ़िया से। समझ में आ रही है पूरी बात? गड़बड़ा रहे कहीं?
इसको दिमाग में ऐसा लोड कर लीजिए कि अगर फिगर बनाने के लिए आएगा तो फिगर भी बन जाए, और इसके बारे में अगर हमको नामांकित चित्र बनाने के लिए होगा तो भी कर लेंगे, और पूरी कहानी जितना हम आपको बता रहे हैं सब पे सब लिख सकते हैं। इसी तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अपने मन से लिख सकते हैं। तो भैया आप समझने का मतलब ही होता है कि अपने मन से लिख लेना, अपने मन से लिख लेना। समझ में आ रही बात ना? हम तो फिगर से समझा रहे हैं, लेकिन पूरी बात को लिखने की क्षमता आप में है जो आप कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर एक और देखिएगा ग्रंथि है। इस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं समरेनियल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? समरेनियल ग्रंथि। क्या बोलेंगे इसको? समरेनियल ग्रंथि। इसको हम थोड़ा सा इधर से खींच के लिख दे इसे, ताकि इसमें कुछ बातों को भी हमको लिखना होगा। ठीक है ना? समरेनियल ग्रंथि। अब देखिए यहां पर क्या हो गया? समरेनियल ग्रंथि। इसमें जो पाए जाते हैं चीज वो जान लीजिए। इसमें दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से पाया जाता है। इसमें एक पाया जाता है म्यूकस, और म्यूकस आपको पता है कि चिपचिपा होता है। म्यूकस कैसा पदार्थ होता है? चिपचिपा। आपको जब हम नाक पर हारे होंगे तो नाक के ऊपर भाग में जो हड्डी है यहां पर भी म्यूकस पाया जाता है, जो दूर कणों को सटा करके आपका नक्ति का निर्माण कर देता है कि नहीं? तो वही म्यूकस आप देखिएगा कान में भी आपको है ना, फिर लीजिए वैसे करके हुल के बाहर निकाल देते, तो म्यूकस से ना चिपक जाता है। तो इसमें भी म्यूकस पाया जाता है। किसमें? समरेनियल ग्रंथि में क्या पाया जाता है? म्यूकस। और इसमें दूसरा जो चीज पाया जाता है उसका नाम है सेट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल। समझ में आ गया बात? और ये जो करता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तक शुक्राशय में क्या जमा है? शुक्राणु। शुक्राशय में क्या जमा है? शुक्राणु। और अभी तक शुक्राणु के साथ सिर्फ एक चीज मिला है, उसका नाम है क्या चीज? क्या है? फ्रक्टोज। क्या मिला हुआ है? फ्रक्टोज। और इसी शुक्राणु में, ध्यान से समझिएगा, इसी शुक्राणु में अब क्या मिलेगा? म्यूकस, जो उसको चिपचिपा बनाएगा, लरलर बनाएगा। क्या बनाएगा? लरलर। चिपचिपा पदार्थ के साथ वो मिलकर के है ना उसको चिपचिप चिपचिप बनाएगा। समझे कि नहीं? साथ में यह सिट्रिक अम्ल भी इस शुक्राणु में मिलेगा। क्या मिलेगा? सिट्रिक अम्ल। और जब दोनों मिलेगा किसमें? शुक्राणु के साथ। ये दोनों किसके साथ मिलेगा? शुक्राणु के साथ। और जैसे ही यह शुक्राणु के साथ मिलेगा तो अब शुक्राणु, फ्रक्टोज, म्यूकस, सिट्रिक अम्ल, ये सब आपस में जैसे ही मिलेंगे तो उसी चीज को कहते हैं वीर्य। वीर्य को अंग्रेजी में कहते हैं सीमन। क्या बोलते हैं? सीमन। अब जाकर के ये शुक्राणु नहीं रह गया, क्या बन गया? बीर्ज बन गया। क्या बन गया? बीर्ज। शुक्राणु, फ्रक्टोज, म्यूकस, सिट्रिक अम्ल सब आपस में मिलकर के शुक्राणुओं को वीर्ज का निर्माण कर दिए। किसका निर्माण कर दिए? वीर्ज का। अब वो हो गया वीर्ज। अब आपके शरीर से जो बाहर निकलता है वह सिर्फ शुक्राणु बाहर नहीं निकलता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि वीर्ज बाहर निकलता है द्रवित अवस्था में, म्यूकस की अवस्था में, एकदम द्रव बन करके बाहर निकलता है। और उसमें से जो शुक्राणु होते हैं एनर्जी लेकर के दौड़ की प्रतियोगिता करते हैं। और यह क्रिया कहां होता है? तो यह होता है महिलाओं के योनि में। यह प्रक्रिया कहां होता है? महिलाओं की योनि में। इतना सारा कार्य जो है आपका होता है। आप सुने होंगे कि साढ़ का जो बीर्ज होता है, साढ़ का जो बीर्ज होता है वह बहुत दिनों तक रखा जा सकता है ना, गाय को निषेचित करने के लिए। तो उसमें इस बीर्ज के साथ क्या मिलाया जाता है कि वह कुछ दिनों तक आराम से रख लेता है ना, सुरक्षित उस बीर्ज को। तो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन क्या रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन के साथ अगर हम लोग इस बीर्ज को रख दे तो साढ़ के बीर्ज की तरह इसे भी सुरक्षित रखा जा सकता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है बात? अगर यहां तक इस बात को समझ लिए हैं तो नर जनन अंग से हम लोग अब चलते हैं मादा जनन अंग की ओर। समझ में आ रही है बात?
इसमें से कहीं से भी कोई फिगर में ऐसा चीज है जो हम आपको नहीं पढ़ाए हो? बोलिए। सारा का सारा चीज हो गया। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा। अब यहां पे देखिए, हम यहां पर और कुछ बातों को चर्चा करते हैं। हम ऐसे चाह रहे थे कि बाद में भी पढ़ा दें, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहीं पे समाप्त कर देते हैं आपका, क्योंकि नरे जनन में सब हो जाए। देखिए, अब जो टेस्टिस है, उस टेस्टिस में समझ रहे हैं कहां से? वृषण। कुछ हार्मोन बाहर निकलते हैं। इस टेस्टिस से कुछ हार्मोन बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या सर सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही हार्मोन बाहर निकलता है? नहीं। अब बात समझिए, इसमें दो हार्मोन बाहर निकलते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एक होता है एंड्रोजन हार्मोन। कितना हार्मोन? दो। एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोजन हार्मोन। तो देख लीजिए, यहां से कुछ हार्मोन बाहर निकलते हैं। हार्मोन समझ लीजिए, तो कौन कौन से हार्मोन बाहर निकलते हैं? तो एक निकलता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। समझ में आ रही है बात? और दूसरा जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। देखिए ध्यान से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही आपके शरीर में प्यूबर्टी का निर्माण करता है पुरुषों में। प्यूबर्टी हम उस लक्षण को कहते हैं जिसमें आप किशोरावस्था में आते हैं। आप किस अवस्था में आते हैं? किशोरावस्था में। प्यूबर्टी नर में भी है, मादा में भी, क्योंकि किशोर तो दोनों होता है। प्यूबर्टी का हिंदी ही होता है किशोरावस्था। समझे कि नहीं है? तो वो तो नर में भी होगा, मादा में भी होगा। तो प्यूबर्टी दोनों में है। और जैसे ही आप किशोरा अवस्था में आते हैं तो आपके टेस्टिस से दो हार्मोन निकलते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और दूसरा एंड्रोजन हार्मोन। जैसे ही आपके शरीर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा तो आपके शरीर में हल्की हल्की दाढ़ी, हल्का हल्का मोछ, कांख के बाल, जांघों के बाल, समझे कि नहीं, ये सब जो है से आपका निकलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है? हल्की दाढ़ी, हल्का मोछ, साथ ही बचपन की जो आवाज है वह बदलने लगेगा और आवाज आपकी क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आवाज भारी हो जाएगी। आपके शरीर से चेहरा में पिंपल निकलना शुरू हो जाएगा। क्या निकलना शुरू हो जाएगा? पिंपल। और आकर्षण की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना? आप अपने विपरीत लिंग को देख करके आपका मन मचल जाएगा, है ना? आपको लगेगा कि हम सबसे सुंदर दिखे, अलग दिखे। विपरीत लिंग के प्रति जो है आपको आकर्षण पैदा होगा। आप उसके सामने हीरो बनने की कोशिश कीजिएगा। पूरा का पूरा लगेगा कि दुनिया का सबसे स्मार्ट हम ही दिखें। ऐसा क्या करें कि सब लोग हम ही को देखें। ये आपकी गलती नहीं है, ये गलती है किसकी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। ये गलती में नहीं आता है। अगर ये नहीं होगा तो आप किसी स्त्री के प्रति आप आकर्षित नहीं होइएगा, और जब आकर्षण नहीं होगा तो फिर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए यह बहुत जरूरी चीज है। तो ये जैसे ही आपके शरीर में प्यूबर्टी होगा, यानी कि वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलेगा, तो आप अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होइएगा। साथ ही दाढ़ी, मोछ, कांख में बाल, आवाज, भारीपन, है ना, ये सब होना आपको होने लगेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं? और महिलाओं में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं में भी होता है। यही प्रक्रिया होता है। जब उसके बारे में पढ़ाएंगे तब उसको भी पढ़ा देंगे। अब रह गया एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन जो है यह आपके शरीर में पाए जाने वाले शुक्राणु को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। यह उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन से जब ये निकलता है तो ये शुक्राणु बनाने में
मदद करता है कि नहीं। ये शुक्राणु को माने बढ़िया गति, माने गति नहीं, माने मजबूत बनाने में और शुक्राणु को, नए शुक्राणु को जन्म देने के लिए, है ना, उत्साहित करने के लिए एंड्रोजन हार्मोन की आवश्यकता है। अगर ये नहीं होगा तो नए शुक्राणु का निर्माण आपके बॉडी में नहीं होगा। तो ये दोनों आपके लिए जरूरी है। किसी किसी जंतु में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर ज्यादा स्रावित होती है तो वह जानवर गंध देना शुरू करता है। वह किसी से, देखिए आप देखिए बोका उका को देखे ना, गंध कितना देता है कि नहीं देता है। तो वो जो गंध होता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ही वजह से होता है, अत्यधिक स्रावित करने की वजह से होता है। उसके शरीर में गंध आता है, आपके भी शरीर में गंध पैदा होता है किसी किसी का, यानी कि टेस्टोस्टेरोन उसमें से ज्यादा स्रावित हो रहा है। इसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की ही वजह से शरीर गंध करता है। क्लियर हो गया। तो ये हार्मोन जो है टेस्टिस से निकलता है। तो इस प्रकार से अगर हम यहां पर बात करें तो जा समरी कर लेते हैं। समरी का मतलब है कि एक बार में सारांश को देख लेते हैं। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? तो आपने क्या पढ़ लिया? पेनिस। आपने क्या पढ़ा? पेनिस। पेनिस किसके लिए? इसका सर बहुत ज्यादा यूज नहीं है, याद रखिएगा। अगर यह है नहीं आपके पास तभी काम चल जाएगा, और इसके रहने से भी आप पुरुष नहीं कहलाएंगे। पुरुष बनने के लिए, पुरुष रहने के लिए इसका होना जरूरी नहीं है, पुरुष होने के लिए इसका होना जरूरी है। समझे कि नहीं? अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भैया हम आपका शुक्राणु बनता है निकाल लेंगे। हम शुक्राणु को क्या करेंगे? निकाल लेंगे, और शुक्राणु निकाल करके महिला के साथ निषेचित करा देंगे। लेकिन किसी व्यक्ति का ये अंडाशय है, ये नहीं है, अधि अंडाशय कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का जो है ये टेस्टिस है, ये नहीं है, तो शुक्राणु बनेगा? और जिसके भी शरीर में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है वही नामर्द है। पेनिस रहे न रहे मायने ज्यादा नहीं रखता है, इसका टेस्टिस का होना आपके शरीर में बहुत मायने रखता है। समझे कि नहीं? तो यह सिर्फ रास्ता है पेशाब को बाहर निकालने का, या महिलाओं की जोनी में जाकर के शुक्राणु को निकालने का, यह एकमात्र रास्ता है पेनिस। पढ़ लिए बढ़िया से? कहीं से कोई दिक्कत? उसके बाद आपने टेस्टिस के बारे में भी अध्ययन किया। टेस्टिस कितना तरह का? दो है ना। अधिवृषण भी आप लोगों ने पढ़ लिया है कि नहीं? उसके बाद शुक्रवाहिनी के बारे में भी पढ़ लिया। बोलिए आपने किसके बारे में पढ़ा? शुक्रवाहिनी के बारे में भी पढ़ लिया। उसके बाद आपने शुक्राशय के भी बारे में पढ़ा। बोलिए शुक्राशय के बाद आपने मूत्राशय भी पढ़ लिया। उसके बाद आपने प्रोस्टेट ग्लैंड भी पढ़ लिया। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आप यहां पे देखिए सेमिनियल ग्रंथि है, उसके बारे में भी पढ़ लिया। आप उससे निकलने वाले कुछ हार्मोन की भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। नर जनन तंत्र समाप्त। आया समझ में? अब हम लोग चलेंगे, अभी है ना सब कम हो गया तो बहुते कम है, बैठ जाइए, चलने दीजिए। तो चलिए अब हम लोग जरा सा देख लें। अब इसको साफ कर देते हैं भैया, अब इसको क्या कर देते हैं? साफ। अब देख लीजिए यहां पे हो गया साफ। अब हम लोग ध्यान दे देते हैं मादा जनन अंग पर। किस पर? मादा जनन अंग पर। देखिए आपके सामने ये रहा मादा जनन अंग। देखिए मादा जनन अंग लिखा हुआ है, खूब बढ़िया से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। देख रहे हैं? यह महिलाओं का जनन तंत्र है। यह किसका जनन तंत्र है? महिलाओं का। और यह महिलाओं का जनन तंत्र है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए मादा जनन तंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी जो हम लोग नर जनन तंत्र का किए उसके भी एक और फिगर हम लाए थे। रुक जाइए जरा सा, देखिएगा आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। कहां चला गया? रुक जाइए,
देखिए यहां पे भी आपको सारा चीज लिखा हुआ है। इस फिगर को भी ध्यान से समझ लेंगे, नरे जनन तंत्र में इसको भी ध्यान से समझ लेंगे सब कोई। देखिए यहां ध्यान से सारा चीज, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, अधिवृषण, इसमें सब सारा चीज दिया हुआ है। शिश्न के बारे में दिया हुआ, वृषण है, अंडकोश की थैली है, संवहन उत्तक है, बीर्ज पुटिका है, मूत्रवाहिनी है। इसका हम लोग ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। ये मूत्र मार्ग है, शिश्न मार्ग है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्राशय भी है। चाहे ऐसे सीखिए, इससे सीखिए, या उस फिगर से भी सीखिए, कहीं से कोई दिक्कत? बढ़िया से समझ में आ गया सबको? अब हम लोग सीधा सीधी देख लेंगे मादा जनन अंग। अब किसको हम लोग पढ़ लेते हैं? मादा जनन अंग। देखिए बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं या टीचर्स बढ़िया से पढ़ा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर में, है ना, पढ़ना क्या है, पढ़ क्या रहे हैं। लेकिन अभी तक जितने भी बातों को हम लोगों ने पढ़ाया, आप बड़ी गौर से और बड़ी समझ के साथ समझने की कोशिश की है। क्या गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? तो आइए आगे अब देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है मादा जनन अंग, है कि नहीं? तो चलिए, मादा जनन अंग के कुछ बाहरी भाग जो होता है, सबसे जो बाहरी भाग है, ये देख रहे हैं जो सबसे बाहरी भाग है ना, इस बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? योनि, वेजिना। क्या बोला जाता है? वेजिना। और इसी वेजिना, यही जो योनि है, यही जो वेजिना है, इसके रास्ते हम लोग पेनिस को, है ना, पेनिस से शुक्राणु को अंदर की ओर ले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? यही योनि से हम लोग प्रवेश कराते हैं। पेनिस के लिए ये रास्ता वाला भाग है। हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि महिलाओं में, चलिए इसमें लिख देते हैं, जरा सा बातों को समझिएगा। देखिए ध्यान से, यहां पे बनाया हुआ भी है बगल में, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बाहरी भाग, सबसे पहले हम क्या समझा रहे हैं? बाहरी भाग, मादा जनन अंग का बाहरी भाग। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? वेजिना। क्या बोलते हैं? वेजिना। वेजिना को ही हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी भाग। हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है आपका, है कि नहीं? यह क्या है? पेनिस के लिए रास्ता प्रदान करता है। यह क्या करता है? पेनिस के लिए, पेनिस के लिए रास्ता प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। क्लियर हो गया मैटर? दूसरा जो चीज पढ़ेंगे, ग्रीवा। ग्रीवा नहीं दिया हो, ठीक है, हम पढ़ा देते हैं। ग्रीवा दूसरा चीज, महिलाओं में पहले नाम जान लीजिए, उसका सारा चीज हम आपको पढ़ा देंगे। दूसरा जो भाग होता है जिसको क्या कहते हैं? ग्रीवा। उसी को हिंदी में बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स इंग्लिश नेम है, ग्रीवा इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा। ये क्या है? देखिएगा कहीं गर्भाशय लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, जोर से बोलिए। तो गर्भाशय का प्रवेश द्वार है। गर्भाशय का क्या है? प्रवेश द्वार। गर्भाशय का क्या है? प्रवेश द्वार। गर्भाशय का प्रवेश द्वार, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा। इसके बाद तीसरा देखिएगा जो अंग होगा, उसका नाम है गर्भाशय। देखिए वहां पे है गर्भाशय, सर्विक्स है ये जो इसमें ले जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या कहेंगे? गर्भाशय। गर्भाशय किसको कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं इसको यूट्रस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूट्रस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? यूट्रस। यूट्रस क्या है? तो जहां पर एम्ब्रॉय होता है, क्या होता है? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय बोले तो भ्रूण, एम्ब्रॉय बोले तो भ्रूण। एम्ब्रॉय रहता है, एम्ब्रॉय का रखने का जगह है ना। भ्रूण का विकास होता है इसी में, और भ्रूण को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय। अब इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप जान लीजिए, जब निषेचित करते हैं हम लोग, शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित करते हैं, तो निषेचन के बाद ये कुछ न कुछ जो पहला बार कोशिका का निर्माण होगा, है ना, तो वह यानी कि बच्चे का पहले बिंदु का निर्माण है। और गर्भाशय में वही बिंदु धीरे 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 बढ़ने लगेगा,
यानी कि गर्भ में जो है से बच्चा जब बनने लगेगा तो गर्भ में जो बच्चा रहता है उसी को भ्रूण कहा जाता है। वैसे बच्चे जो गर्भ में हैं उसी को एम्ब्रॉय बोलते हैं और भ्रूण बोलते हैं, और तब तक भ्रूण बोलते हैं जब तक कि बच्चा गर्भ में रहे। जैसे ही वह बाहर आ जाएगा तब फिर भ्रूण नहीं होगा, तब उसको बोलेंगे शिशु। क्या बोलेंगे? शिशु। लेकिन जब तक वह बाहर नहीं आया है, गर्भ में है, बहुत लोग कहते हैं कि बच्चा पेट में है, तो पेट में बच्चा नहीं रहता है। आप बोलते हैं कि पेट में बच्चा है, तो पेट में बच्चा नहीं रहता है, और यह सेंटेंस गलत सेंटेंस है। ठीक है ना? बच्चा जब भी रहेगा तो गर्भ में रहेगा, और गर्भ में जो बच्चा रहता है जिस जगह पर, तो इसलिए उसको कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं यूटरस। क्या बोलते हैं? यूटरस। समझे कि नहीं समझे? देखिएगा, अभी हम जैसे बेस्कोटॉमी है ना, ट्यूबोकॉमी सब नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको हम पढ़ा देंगे, फिर बाद में हम इसको पढ़ा देंगे सारा चीज को, है कि नहीं? जैसे कभी कभी होता है कि अभी एक बताइएगा नहीं कि सर उसमें से जो जिसको हम लोग शुक्रवाहिनी कहे, अरे शुक्रवाहिनी कहे यानी कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैस डिफरेंस। शुक्रवाहिनी का ही अंग्रेजी में नाम क्या है? वैस डिफरेंस। और उसको जो है से काट दिए तो नसबंदी हो गया, इसे पढ़ा भी चुके हैं, और जो भी छूटा हुआ है ये आ जाएगा। हम A to Z की चर्चा कर लेंगे, पहले दोनों अंगों की हम चर्चा करें। बार बार हम पढ़ा रहे हैं तो हम इस बात को बोल रहे हैं कि भैया अभी हम जो है ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ जन्म तंत्र के नाम बता रहे हैं। समझे कि नहीं? तो इसलिए भी मत घबराइएगा कि सर उसको भी नहीं क्लियर किए। तो अभी आप समझ लीजिए, गर्भाशय में जो क्या, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यूट्रस। और यूट्रस में जितना दिन तक बच्चा रहेगा, 9 महीना 1 दिन 2 दिन, या 9 महीना 7 महीना 8 महीना, जितना दिन रहेगा तब तक वह क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। यानी कि भ्रूण के विकास के लिए क्या होता है? यूट्रस। इसके बाद एक और अंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। आप देखिएगा अंडाशय यहां पे है इन लोगों का, देखिए ये देखिए अंडाशय, अंडाशय बोलते हैं यहां पे। अंडाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। और इसी ओवरी कितना होता है? 2, एक इधर और एक इधर। ओवरी होता है कितना? 2। और इसमें क्या निकलता है? इससे अंडाणु। इससे क्या निकलता है? अंडाणु। समझे कि नहीं? इससे क्या बाहर निकलता है? अंडाणु। अब देख लीजिए, इसमें एक पाइप लगा हुआ है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या लगा हुआ है? पाइप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। उसका हिंदी नाम है अंडवाहिनी। अंडों के निकलने का जो रास्ता है, जैसे शुक्र को निकलने वाला, जो शुक्र को ले जाने वाला जो रास्ता था तो शुक्रवाहिनी, और अंडा को निकालने वाला जो रास्ता है उसको क्या कहेंगे? अंडवाहिनी। शुक्रवाहिनी को अंग्रेजी में कहते हैं क्या चीज? वैस डिफरेंस। और इसको हम लोग कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। समझ में आ रही है बात? तो इसमें अंडाशय में क्या लगा हुआ रहता है? पाइप। क्या लगा हुआ रहता है? पाइप। इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। अंडवाहिनी बोले तो क्या चीज है? डिंब वाहिनी भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी। कहीं कहीं किताब में लिखा रहेगा तो मत घबराइएगा। डिंब वाहिनी। और डिंब वाहिनी को ही अंग्रेजी में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। शॉर्ट में अगर आपको लिखा हुआ रहेगा FT। क्या लिखा हुआ रहता है? FT। FT में क्या रहता है? अंडाणु। अंडाणु में गति होती है? नहीं। समझे कि नहीं? वो किसका इंतजार करता है? शुक्राणु का। कहां इंतजार करता है? फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में इंतजार करता है, गलिया में इंतजार करता है ना? उसको ताकत नहीं है जाने का, इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा, बाराती लड़कियों की ही यहां आता है। आने वाला काम किसका होता है? लड़कों का, शुक्राणु का। आप शुक्राणु हैं, इसलिए ढोल बाजा गाजा के साथ आते हैं। लड़कियां क्यों नहीं जाती हैं बारात लेकर के? इसलिए कि उसमें गति नहीं होती है। आपको आना होगा, उठा के ले जाना होगा, तबे गाना निकला है उठा ले जाऊंगा मैं।
समझे? हाँ, ऐसे मत समझ लीजिएगा। बाराती इसलिए नहीं आते, बायोलॉजी से उसको रिलेटेड करके देखिए ना। ये अंडाणु जो है फेलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा, मेरा पिया जितना जल्दी हो सके आ जा, मैं तेरा इंतजार करता हूं। समझे कि नहीं? आई बाहर है, छाई खुमार है, आजा मेरे बाल मां तेरा इंतजार है। समझे कि नहीं? बात समझ रही है ना? ये बात कौन बोल रहा है? अंडाणु। किससे बोल रहा है? शुक्राणु से। और ज्यादा खिसे आ जाएगा तब बोलेगा आई बाहर है, छाई खुमार है, आजा मोरे बाल मां, नहीं तो दूसरा तैयार है। तो गड़बड़ा जाएगा मामला। फिर मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। लाना था आपको, तब आप क्या कहते हैं? शुक्राणु आपका क्या कहता है? उठा ले जाऊंगा मैं तुझे, मैं डोली से। समझे कि नहीं? तो ये कहेगा कि उठा ले जाऊंगा मैं फेलोपियन ट्यूब से, पहुंचा दूंगा मैं तुझे गर्भाशय में, और 9 महीने के बाद फल निकलेगा बाहर, हम लोगों का बच्चा होगा, इंजॉय होगा, ये होगा वो होगा, सारा चीज आ रहा समझ में? तो इसीलिए अंडाणु में गति नहीं होती है। अंडाणु इंतजार करता है किसका? शुक्राणु का इंतजार है, आजा, है कि नहीं? इसमें गति की क्रिया नहीं होती है। यहां तक की बात समझ में आ गया सबको? अब देखिए आगे, अब आराम से समझिएगा। अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु कहां पर मिलेंगे? गलिया में मिलेंगे। गली माने फेलोपियन ट्यूब में। कहां मिलेंगे? फेलोपियन ट्यूब में। समझेंगे नहीं? फेलोपियन ट्यूब में। अंडाणु पूछता है क्वेश्चन कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहां होता है? तो आप बताइए कि अंड वाहिनी में होता है, डिंब वाहिनी में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन वही जो होगा, पहली मुलाकात वही होगा। समझे कि नहीं? पहली मुलाकात वही होगी अंडाणु और शुक्राणु का। कहां? कर हमारे घर है। अरे गर्मी में फेलोपियन ट्यूब में। कहां? फेलोपियन ट्यूब में। आ रहा समझ में? हाँ, घर उधर नहीं होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा। और जब ये दोनों आपस में हमारे घर है, जब यहां पे दोनों मिलेगा और दोनों मिल करके दो जिस्म एक जान बनेंगे, दोनों मिल करके जो जिस्म और जान बनेंगे, इसी चीज को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी कि इसी को बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? निषेचन। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है और लोग गड़बड़ा भी जाते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है। तो कोई बोलेगा गर्भाशय में, कोई बोलेगा जोनी में, कोई बोलेगा अंड भंड कहां, लेकिन आप जानिए फेलोपियन ट्यूब में। कहां? फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया। समझे कि नहीं? देखिए, आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोग है ना, इसको बांध देते हैं, इस नलिया को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। इस नलिया को क्या करते हैं? बांध देते हैं या काट देते हैं। तो चूंकि आपने फेलोपियन ट्यूब को काट दिया ताकि वहां पे मिले नहीं क्या? शुक्राणु, तो इसी को कहते हैं नलबंदी। इसी को क्या कहते हैं? नलबंदी। नलिया क्या करवा लिया आप लोग? बंद करवा लिया। क्या है कि अंडाणु तुम इंतजार करते रहो, बीच में खाई कर दिए हैं, अब ई पट्टी से ऊपट्टी शुक्राणु नहीं फानेगा। समझे कि नहीं? और नहीं फानेगा तो आप हो जाइएगा क्या चीज? सुरक्षित। फिर बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी और नहीं होगी। समझे कि नहीं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, है ना? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब को काट दिए तो काटने को कहते हैं कटोमी, है ना? और ट्यूब को काटे हैं, भाई फेलोपियन ट्यूब ना बोल रहे हैं बार बार हम, तो उसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। पढ़ा देंगे इसको अलग से हम, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो महिला में नलबंदी है कि नहीं? और शुक्रवाहिनी जो है से नस है, तो उसको नसबंदी बोलेंगे। अरे वैस डिफरेंस क्या है? एक प्रकार का रास्ता है ना? उसको काट देंगे तो क्या कहेंगे? उसको नसबंदी, है कि नहीं? जब बच्चा निषेचित हो गया, तो निषेचित हो गया तो देखिए गर्भाशय में यही पड़ी तैयार होगा, बचवा क्या होगा? तैयार होगा। मुनिया तैयार होगी, है ना? मुनिया क्या होगी? तैयार होगी। मार के खोचा से धर के धुन देगी।
तैयार हो रही है। अभी बच्चा होगा तो छोटे छोटे बाल होगा, मुनिया होगी तो बड़का बाल होगा, और छोटे छोटे होगा, है कि नहीं? तो इसके लिए मत घबराइएगा कि मुन्ना होगा कि मुनिया होगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर बच्चा जो है गर्भाशय में क्या होता है, बनने लगता है। तो देखिए, जब भ्रूण में बच्चे का माने भ्रूण में जब बच्चा तैयार होता है, तो भ्रूण में देखिए लाइन अगर कट जाए समझ लीजिएगा, अगर हम बोलते बोलते चुप हो जाए, एक बार कट जाए समझ लीजिएगा कि मोबाइल का मेरा बैटरी ऑफ हो गया है, न कि मेरा बोलने का प्रक्रिया ऑफ हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसी पर डिपेंड है। जैसे समाप्त हो जाएगा हम बोलना बंद कर देंगे, समझे ना? फिर दूसरा वीडियो में आपको हम बढ़िया से और से इसको बता देंगे, इसलिए चिंता मत कीजिएगा कि सर अब क्या होगा आगे, है ना? सस्पेंस रहेगा, बाकी रहेगा, है ना? जो अगले क्लास में फिर हम करेंगे। अब इसमें देख लीजिएगा, जब बच्चा तैयार होगा तो बच्चा को भोजन चाहिए। अरे बच्चा के भोजन में कहां से मिलेगा? तो जब मैया खाएगी वही ना मिलेगा। हाँ, तो माँ जो खाती है उससे तो मिलता ही है, लेकिन भ्रूण में जो मैंने भ्रूण जो होता है उसमें जो बच्चा, गर्भ में जो बच्चा पाया जाता है उसको भ्रूण बोलते हैं। उसको भोजन कहां से मिलेगा? प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल से। किससे? गर्भनाल से। देखते हैं उसका नाभि एगो रहता है, नभिया से बचवा को जुड़ा हुआ रहता है। तो वो जो प्लेसेंटा से उसको जो भोजन मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भनाल। समझे कि नहीं? साथ ही इस बात को समझ लीजिएगा, गर्भनाल का सिर्फ यही बात नहीं है कि सिर्फ भोजन प्रदान करना, उसका यह भी काम है बच्चों के यानी कि भ्रूण में अंगों का विकास करना। भ्रूण में किसका विकास करना? अंगों का विकास करना। तो पोषण से ही उसमें भ्रूण पलता भी है, साथ ही उसके अंगों का विकास होता है। अंगों का क्या होता है? भ्रूण में विकास होता है। समझ में आ गई बात? यानी कि अंगों के विकास करने की क्षमता उसी में होती है। जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, इस रास्ते आपको बच्चा निकालने का रास्ता कैसे दिया हुआ है? नीचे से, है कि नहीं? लेकिन हम लोग फाड़ देते हैं पेटे को और इधर से निकालते, तो बच्चा के निकलने का रास्ता ही गड़बड़ा गया। वो क्या बनेगा? पढ़ लिखे पदाधिकारी, जिसको आने का रास्ता नहीं पता है कि नहीं? तो बच्चे का जो रास्ता है उस रास्ते से बाहर जब निकलेगा, समझेंगे नहीं? तो बच्चा जब बाहर निकलेगा यानी कि भ्रूण जब बाहर निकलेगा तब वो किकियाएगा, है ना? बच्चे का जन्म होगा, मिठाई बनेगा,